हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की सीरीज में हमारे शेयर्स वाले सम्स में एक नई वैरायटी लेकर आए हैं। वैरायटी क्या है? हमारा यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस है वो 2 अकाउंटिंग ईयर का दिया होगा। इट मींस दैट आपको सम 2 बार क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 बार आपको अकाउंटिंग ईयर दिए हुए हैं। अब तक आपने जितने भी शेयर्स वाले और डिबेंचर्स वाले सम देखे उसमें एक अकाउंटिंग ईयर होता था, अप्रैल टू मार्च या तो फिर जनवरी टू दिसंबर। बट इस सम में आपको 2 अकाउंटिंग ईयर है और 2 बार क्लोज करना पड़ेगा। सम की वैरायटी को समझने के लिए हम सम को रीड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Mr. Arvind entered into following transactions of purchase and sales of equity shares of ASPI Limited. The share have paid up value of ₹10 per share. सबसे पहले तो इन्वेस्टर कौन है? मिस्टर अरविंद। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद, और कंपनी का नाम है अस्पी लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर्स इन अस्पी लिमिटेड। फॉर्मेट के बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत कुछ कवर किया है, फिर भी बेसिक सी चीज जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आएगा, इंटरेस्ट की जगह पे डिविडेंड आएगा, और कॉस्ट, फिर डेट, पर्टिकुलर, नोट नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड और कॉस्ट। अब जो मैंने ऊपर रेड में लिखा है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एग्जाम में जाके ऐसा लिखना नहीं है, आप पेंसिल से लिख सकते हो और बाद में इसको सम्स कंप्लीट होने के बाद इरेज कर सकते हो। अब वो क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, बहुत बार वर्किंग्स प्रॉपर स्टूडेंट कर लेते हैं, बट पोस्टिंग कहाँ पे करना है, जैसे परचेस वाली कहाँ पे पोस्टिंग करना है ट्रांजेक्शन को, सेल वाली कहाँ पे पोस्टिंग करना है, उसमें मिस्टेक करके आते हैं, तो उसकी वजह से उनको पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो मैंने जो रेड में लिख के रखा है, आप भी ऐसा लिख लो पेंसिल से, ताकि आपको याद रहे कि जब कभी भी शेयर्स परचेज करेंगे तो हम डेबिट में दिखाएंगे, जब कभी भी हम शेयर्स को सेल करेंगे तो क्रेडिट में दिखाएंगे। ओके, जब ये परचेस और सेल के बीच में जब हमको प्रॉफिट और लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर उस ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। अब जब कभी भी सम्स में डिविडेंड अनाउंस होगा और आपको डिविडेंड मिलेगा, आप मतलब जो इन्वेस्टर मिस्टर अरविंद को, तो यहाँ पर हम उसको डिविडेंड को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, डिविडेंड की कॉलम में। ओके, सम कंप्लीट होने के बाद आप ये इरेज कर देना, और नहीं भी इरेज करोगे अगर पेंसिल से तो इट्स ओके, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी आप लिखोगे तो ये सारी चीजें वहीं पर लिख लेना पेंसिल से। चलो मैं सम को आगे रीड करता हूँ। अब आगे रीड करने से पहले आप जानते हो हर बार मुझे टाइमलाइन बनाना पड़ता है। टाइमलाइन क्या होती है? सारे सम को डेट वाइज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सिस्टमेटिकली, ताकि हमको सम इजीली और एक डेट वाइज ऑर्डर में कंप्लीट कर सके। अगर टाइमलाइन क्या यहाँ पर कंपलसरी है? नहीं नहीं, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। आप जो शेयर्स के सम होते हैं उसमें विदाउट टाइमलाइन भी आप आगे बढ़ सकते हो, बट डिबेंचर्स वाले सम में टाइमलाइन बड़ी कंपलसरी होती है। क्यों? बिकॉज वहां पे बार बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। बट फिर भी मैं एडवाइस करता हूँ, सजेशन देता हूँ कि आप चाहे शेयर्स के सम्स हो चाहे डिबेंचर्स के सम्स हो, आप सब जगह टाइमलाइन बनाओ। उससे क्या होता है कि आपकी ऑर्डरली टाइम और डेट वाइज आपका ट्रांजेक्शन आपके सामने रहता है, और आपको सम ऑर्डरली कंप्लीट करने में मदद मिलती है। तो चलिए मैं सम्स को आगे स्टार्ट करता हूँ। अब टाइमलाइन बनाने के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको अकाउंटिंग ईयर पता होना चाहिए, आपका अप्रैल टू मार्च है या जनवरी टू दिसंबर है। तो आपको कहाँ पे दिया रहेगा? आपके सम्स के बॉटम में दिया रहेगा। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं। You are required to prepare investment account for the year ended 31st March 2012 and 31st March 2013। जैसे मैंने कहा कि यहाँ की वैरायटी है कि आपको 2 अकाउंटिंग ईयर दिया रहेगा और हर बार आपको मार्च में क्लोज करना है। मतलब बिगिन कब हुआ होगा? अप्रैल को। तो सबसे पहली टाइमलाइन देखिए मेरी 11/12, बिकॉज पहला क्लोज हो रहा है 31st मार्च 2012 का ईयर एंड है, तो 11 को स्टार्ट हुआ होगा, तो अप्रैल 11 से लेके 31st मार्च 2012 तक का टाइमलाइन आ गया। अब उसके बाद 13 को क्लोज कर रहे हैं, तो मीन्स वो 12 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा, है ना। 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट हुआ होगा, 31st मार्च 2013 को खत्म होगा। तो ये 2 टाइमलाइन प्रिपेयर हो गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं डेट वाइज इसमें रिकॉर्ड कर लूंगा जो भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी मंथ में जो भी परचेस और सेल हुआ, तो सम को रीड करना पड़ेगा। चलिए शुरू कर दें। 1 जनवरी 2012 को 600 डिबेंचर बाय किए एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। मींस यहाँ पर 1 जनवरी 2012 मतलब ये वाला अकाउंटिंग ईयर 11-12 वाला 1 जनवरी यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 1 जनवरी लिख देता हूँ। बाय मीन्स परचेस, परचेस मीन्स पी लिख दिया। देन नेक्स्ट फिर कहता है कि 15 मार्च 2012 को 900 डिबेंचर बाय किए ₹25 पर शेयर। मीन्स यहाँ पर आपको मार्च में 15 मार्च को आपने बाय किया, मीन्स परचेज किया वापस। ओके, अब उसके बाद आपका ट्रांजैक्शन नेक्स्ट कहता है 20 मई 2012।
20 मई 2012 को 1000 डिबेंचर आपने बाय किए 22 रुपीज के। मीन्स मई मीन्स अभी अगला अकाउंटिंग, बिकॉज मार्च को यहाँ पे क्लोज हो गए तो अब मई यहाँ पर आ गए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 20 मार्च को हमने परचेज किया। ओके 1000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹25 पर शेयर। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। फिर आगे कहता है आपको कि 25/7/2012 मीन्स जुलाई को आपने 2500 शेयर्स बोनस शेयर्स रिसीव हुआ। मीन्स 25 जुलाई को, ये जून था यहाँ पे जुलाई आ गया, ये 25 जुलाई को आपको बोनस शेयर मिला तो मैंने बी लिख दिया। ओके देन नेक्स्ट कहता है 20 दिसंबर 2012 को 1500 शेयर्स आपने सेल किए 22 रुपीज पर शेयर। तो 20 दिसंबर यहां पर 20 दिसंबर को आपने सेल किया। ओके देन नेक्स्ट 1 फरवरी 2013 को 1000 आपने सेल किए शेयर्स। ओके एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। तो 1 फरवरी यहां पर आ गया, आपने वापस सोल्ड किया। ये देखो डेट वाइज सारी ट्रांजैक्शंस आ रही है। आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहती है कि 15 सितंबर 2012 एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर आपको डिविडेंड अनाउंस हो रहा है। वापस मैं पूरा रीड कर देता हूँ। ऑन 15 सितंबर 2012 डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर was received for the year ended 31st March 2012। मीन्स आपका जो 31st मार्च 2012 है ये वाला ईयर के लिए आपको डिविडेंड मिल रहा है। कहाँ पर? आपको सितंबर में मिल रहा है। ओके 3 रुपीज पर शेयर मिल रहा है और 15 सितंबर को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 सितंबर को। ओके थोड़ा साफ लिख देता हूँ। 15 सितंबर को आपको क्या मिल रहा है? डी फॉर डिविडेंड। ओके अब देखो अगर मैं ये टाइमलाइन नहीं बनाता तो हो सकता है कि मैं पहले फरवरी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता फिर मुझे सितंबर की ट्रांजैक्शन नीचे पढ़ने के बाद समझ में आती, या पढ़ने के बाद भी बहुत बार बच्चे लोग क्या करते हैं पहले फरवरी की ट्रांजैक्शन कर देते हैं बाद में फिर सितंबर पे। तो ये तो रिवर्स हो गया ना, उल्टा हो गया। बट आपको ऑर्डर में जाना है कि पहले मई का आएगा, फिर आपको जुलाई का आएगा, फिर सितंबर को ट्रांजैक्शन है, फिर दिसंबर और फिर फरवरी है ना। तो इसीलिए टाइमलाइन बनाने का फायदा होता है। ओके आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। फिर कहता है 12 नवंबर 2012 को कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर 5 शेयर्स हेल्ड ऑन पेमेंट ऑफ एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर्स। अब कह रहा है कि 12 नवंबर 2012 को कंपनी ने राइट शेयर्स दिए। राइट शेयर्स आपको पता है कि अपने ही शेयर होल्डर्स को कंपनी ऑफर कर दिए नए शेयर्स, और रेशियो क्या था? 1 शेयर फॉर 5 शेयर्स हेल्ड। अगर आपके पास 5 शेयर्स है चुने तो आपको नया 1 शेयर मिलेगा, कंपनी की तरफ से खरीदने का मौका मिलेगा, जिसके लिए शेयर होल्डर को कितना पे करना पड़ेगा? 20 रुपीज पर शेयर। तो हम लोग डेट वाइज लिख लेते हैं। नवंबर यहां पर है ना। ओके तो 12 नवंबर को कंपनी ने क्या अनाउंस किया? राइट शेयर अनाउंस किया। ओके तो मैं वहां पे आर लिख देता हूं 12 नवंबर को। ओके हाँ तो कितने शेयर अनाउंस किए? 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। नया 1 शेयर मिलेगा अगर 5 जूने शेयर्स हैं। अब आगे कहता है कंपनी में कि ही सब्सक्राइब 60% ऑफ द शेयर्स एंड रिनाउंस द रिमेनिंग शेयर्स ऑन द रिसीप्ट्स ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। देखो राइट शेयर्स में एक ऑफर आता है, जिसको भी ये राइट शेयर्स मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मिस्टर अरविंद को मिल रहे हैं, तो जो भी मिलेंगे रेशियो में 1:5 के रेशियो में, तो जो भी शेयर होंगे नंबर ऑफ शेयर हमको नहीं पता हो तो रेशियो करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी नंबर ऑफ शेयर होंगे, अरविंद चाहे तो पूरा शेयर खरीद ले, अरविंद चाहे तो अपने राइट्स किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसा ये ऑप्शन था उसी तरह अरविंद ने क्या किया, यहाँ पर 60% ऑफ द शेयर्स ही सब्सक्राइब, मीन 60% शेयर जो भी मिलने वाले उसमें से 60% शेयर अरविंद ले लेगा और 40% अरविंद ने बाहर सोल्ड कर दिए 3 रुपीज एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। अब जो 60% खरीदे हैं उसकी तो रिकॉर्ड हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आएगी, बट जो 40% अरविंद बाहर रिनाउंस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, उसका वहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। अब क्यों ऐसा होता है वो जब मैं इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहता है द शेयर्स आर टू बी वैल्यूड ऑन द एवरेज कॉस्ट बेसिस। सारे शेयर्स किस पे? आपको एवरेज कॉस्ट बेसिस से। वो हर बार हम लोग एवरेज कॉस्ट पे ही लेते हैं।
ओके, जब हम सेल करते हैं तो हमको देखना रहता है कि प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। तो वो फाइंड करने के लिए हमको परचेज वैल्यू चाहिए कि हमने शेयर तो सेल कर दिया बट वो कितने में खरीदा था वो शेयर जो हमने बेचा। तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग एवरेज मेथड का ही इस्तेमाल करते। तो डोंट वरी, ये इन्फॉर्मेशन थी। फिर आगे जैसा आप जानते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है 12 और 13 के लिए, मींस 2 अकाउंटिंग ईयर है। तो चलिए हम सम को शुरू करते हैं। अब उसके पहले हम लोग एक बार नंबरिंग दे देंगे कि कितनी ट्रांजेक्शन टोटल हो रही है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर मैं रेड में नंबरिंग दे देता हूँ। पहला हमने परचेज किया 1, फिर वापस 15 मार्च को हमने परचेज किया 2, फिर हम लोग क्लोज करेंगे अकाउंटिंग ईयर 3, मार्च को क्लोज करेंगे 31 मार्च को। फिर चौथा स्टेप आएगा अगले अकाउंटिंग ईयर का, मीन्स नए अकाउंटिंग ईयर का, आपको मई वाला जो परचेज किया। फिर फिफ्थ स्टेप क्या रहेगा आपका, आपका बोनस शेयर्स का, है ना, हमको डेट वाइज जाना है, करेक्ट। फिर सितंबर में डिविडेंड अनाउंस हुआ, 6 स्टेप बन जाएगा। 7 नवंबर को आपको 7 वाला स्टेप नवंबर वाला बन जाएगा बिकॉज आपको वहां पर राइट शेयर्स मिला। फिर आपने 20 दिसंबर में जो बेचा वो वाला 8 स्टेप बन जाएगा। फिर वापस आपने सोल्ड किया वो 9 स्टेप बन जाएगा। और वापस आप मार्च में अकाउंटिंग ईयर क्लोज करोगे तो 10 स्टेप। तो टोटल 10 स्टेप में आपका सम कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम सम को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या है, जैसा आप जानते हो कि यहाँ पर सबसे पहला स्टेप सीधा जनवरी का है, परचेज का। ओके, तो हम लोग इसको परचेज को लिख दें। यहाँ पर परचेज कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। देखो रेड में मैंने ऊपर ऑलरेडी लिख के रखा है। तो 1 जनवरी 2012 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि परचेज किया है तो पैसा गया होगा, है ना। आप बोलोगे 12 क्यों डाला बेटा, 11 तक, दिसंबर तक 11 था, दिसंबर के बाद 12 हो चुका है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितने परचेज किए शेयर्स, 600 शेयर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। ओके, तो 600 शेयर्स परचेज किए और ₹20 पर शेयर था। तो नंबर ऑफ शेयर 600 थे। डिविडेंड में कुछ नहीं आएगा, डिविडेंड की डेट में ही डिविडेंड में आता है, तब तक कुछ नहीं लिखना है। ओके, और यहां पर आ जाएगा 12,000 रुपीज, 600 इंटू 20। ओके, आगे बढ़ते देन नेक्स्ट। उसके बाद आप देखोगे तो हाँ, अगली ट्रांजेक्शन। तो अगली ट्रांजेक्शन हमारे पास नंबर 2, ये 1 हो चुका है, अब 2 पे आ गए। मार्च को वापस आपने परचेज किया, 15 मार्च को। कितने शेयर्स परचेज किए आपने, 900 शेयर्स। तो वापस यहाँ पर परचेज डेबिट साइड में लिख देंगे, पहले डेट डाल देंगे 15 मार्च 2012, वापस टू बैंक अकाउंट, बिकॉज जब जब परचेज करोगे तो पैसा जाएगा आपका 900 इंटू 25 रुपीज। बिकॉज इस बार जो आपने शेयर परचेज किया वो 900 शेयर्स थे और एट द रेट ऑफ ₹25 आपको कैलसी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो 900 इंटू 25 करोगे तो 22,500 रुपीज आपने पे किए। तो नंबर ऑफ शेयर ने 900 था और अमाउंट पे किया 22,500 का। 2 ट्रांजेक्शन हो गई। अब तीसरा क्या करना पड़ेगा आपको, अकाउंटिंग ईयर क्लोज करना पड़ेगा ना, ये क्लोज वाला था ना, करेक्ट। तो आपका 11-12 खत्म हो रहा है तो वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज करेंगे। जैसा आप जानते हो कि क्लोज करने के टाइम सबसे पहले कौन सा क्लोज करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। ये रहा हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हो रहे हैं, 1500 हो रहे हैं ना। बड़ा बैलेंस दोनों तरफ जाएगा ना, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स में, तो बड़ा बैलेंस दोनों तरफ। तो ये 1500 शेयर्स दोनों तरफ आ गए। माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो वापस 1500 शेयर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2012। हमारा 31 मार्च 2012 है ना अकाउंटिंग ईयर, यहाँ पर पहले अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे हैं। मीन्स जिस दिन हम लोग 11-12 वाला ईयर क्लोज कर रहे थे, मिस्टर अरविंद के पास 1500 शेयर्स थे। डिविडेंड में कुछ नहीं है तो उसको ब्लैंक ही रखो। आप कॉस्ट को क्लोज करेंगे तो सेम, जो बड़ा बैलेंस है दोनों तरफ, यहाँ पे तो नील है तो बड़ा यही पड़ रहा है ना। तो 0,0,5,4,3 कितना आ रहा है, 34,500 रुपीज आपका कॉस्ट आ रहा है, जो दोनों तरफ आ जाएगा। अब माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो छोटा बैलेंस है ही नहीं, तो वापस यही 34,500 बराबर इसके सामने रिफ्लेक्ट होगा। मींस मिस्टर अरविंद को 1500 शेयर्स थे क्लोज करने के टाइम पर 11-12,
और उसका वैल्यू था 34,500। ओके, अब क्या होगा, ये नए अकाउंटिंग ईयर के लिए 12-13 के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो जो यहाँ पर क्रेडिट में आया है अब डेबिट में ओपनिंग में दिखाएंगे, करेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने शेयर थे भाई, 1500 शेयर। थोड़ा ऊपर लिख दिया, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, 1500 शेयर्स थे और उसकी वैल्यू क्या थी, 34,500। ओके, तो मैंने ये क्लोजिंग का ओपनिंग बना दिया। अब नया अकाउंटिंग ईयर चालू करेंगे 12-13। जो वैरायटी थी वो यहाँ पर आ गई है ना। अभी ये अकाउंटिंग ईयर चालू करेंगे, फिर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद ये अकाउंटिंग ईयर को भी क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले इस अकाउंटिंग ईयर में पहला ट्रांजैक्शन है 20 तारीख का मे का परचेज का। कितने शेयर्स परचेज किए आपने मे को, 1000 शेयर्स 22 रुपए में। तो परचेज डेबिट में दिखाते हैं ना, तो 20 मई 2012 परचेज किया है तो पैसा गया होगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। 1000 शेयर्स थे और 22 रुपीज पर शेयर था, तो नंबर ऑफ शेयर्स में 1000 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 22,000 रुपीज। ओके, 1000 के हिसाब से आपने पे किए होंगे। अब चौथी ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब पांचवी ट्रांजैक्शन है बोनस शेयर की 25 जुलाई को। तो यहाँ पे सीधा सीधा कोई रेशियो नहीं दिया है, सब में सीधा सीधा बता दिया है कि 25 जुलाई 2012 को 2500 बोनस शेयर रिसीव हुए। ओके, तो बोनस शेयर जैसा परचेज की तरह ही दिखाते हैं क्योंकि आपको मिल रहे हैं ना, तो डेबिट में लिख देंगे 25 जुलाई 2012। अब यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे बोनस शेयर ही आएगा। आप बोलोगे क्यों, अरे बाबा आप कोई पैसा थोड़ी पे कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। कितने थे, 2500 शेयर से बोनस शेयर्स। ओके, तो 2500 नंबर्स में आ जाएगा बिकॉज मिल तो रहे ना नंबर, बट पैसा कुछ नहीं पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट में डैश आ जाएगा, नील आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिविडेंड का कॉलम तो यूज ही नहीं करना जब तक डिविडेंड का बात नहीं आता। तो यहाँ पर बोनस शेयर्स भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब अगली ट्रांजैक्शन है 15 सितंबर को आपको डिविडेंड मिल रहा है। अब डिविडेंड के लिए वर्किंग करना पड़ता है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। हम कौन सी वर्किंग कर रहे हैं, डिविडेंड वाली कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान से सुनिए, आपको डिविडेंड ना 2 शेयर पे मिलता है। एक तो आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस था उस पे, और आपने जो परचेज किया करंट ईयर में, परचेज इन करंट ईयर, उस पे आपको डिविडेंड मिलता है। ओके, कब, जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ उस डेट तक आपने जो परचेज किया, मींस डिविडेंड कब अनाउंस हो रहा है, सितंबर तक ना। तो सितंबर तक ही आपने जो भी करंट ईयर में परचेज किया है उसके ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा, और नंबर 2 आपको ओपनिंग बैलेंस पे मिलेगा। बट इन दोनों डिविडेंड, जो आपको एक तो ओपनिंग बैलेंस पे मिल रहा है, आपको एक करंट ईयर के परचेज पे मिल रहा है, उसमें से आपको कौन सा रखना है। तो आपका, आप मतलब अरविंद, ओके, इन्वेस्टर का हक किस पे होगा, ओपनिंग बैलेंस पे होगा। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड मिलेगा, जो भी उसके पास शेयर्स होंगे ओपनिंग बैलेंस उस शेयर्स पे उसको मिलेगा, तो वो डिविडेंड रिसीव करेगा। और जो परचेज किया है करंट ईयर में उसने शेयर्स, वो उसके ऊपर जो डिविडेंड अनाउंस हो रहा है वो सब एडजस्ट होंगे। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों, कि ओपनिंग शेयर्स का डिविडेंड अरविंद का होगा और जो परचेज किया है करंट ईयर में वो सब एडजस्ट होगा, ऐसा क्यों। तो मैंने बहुत बार हर सम्स में लॉजिक दिया है, मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया है, फिर वापस एक बार मैं दोहरा देता हूँ शॉर्ट में। देखो, डिविडेंड कौन से ईयर के लिए अनाउंस हो रहा है, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो कहता है कि 12 नवंबर 2012 को, अच्छा सॉरी उसके ऊपर वाला है, 15 सितंबर 2012 को डिविडेंड अनाउंस हो रहा है 3 रुपीज पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। पहले अप्रैल टू मार्च कंपनी ने काम किया होगा 11-12 में, फिर 12-13 जब स्टार्ट हुआ होगा नया ईयर, तो इसका अकाउंटिंग यहाँ पे प्रिपेयर हुआ होगा और कंपनी की फिर मीटिंग हुई होगी, वहां पे डिविडेंड अनाउंस हुआ कब, सितंबर को। तो सितंबर को जब डिविडेंड अनाउंस हो रहा है 12-13 में, कौन से ईयर के लिए अनाउंस होगा, 11-12 की परफॉर्मेंस के लिए अनाउंस होगा ना। वहां पे लिखा भी हुआ है कि 31 मार्च 2012 के ईयर के लिए। अब जरा कॉमन सेंस यूज करो कि 11-12 जब चल रहा था तो मिस्टर अरविंद के पास कौन से शेयर्स थे,
ये दो शेयर्स थे, एक तो जनवरी वाले और एक मार्च वाले, जो इस साल ओपनिंग बैलेंस बने हुए हैं, है ना। यही दो शेयर्स, यहाँ पे क्लोजिंग बना और यहाँ पर ओपनिंग बन गया। तो अरविंद को जब डिविडेंड मिलेगा तो ये जो 1500 शेयर्स है, 1500 शेयर्स, उसके ऊपर तो मिलेगा, बिकॉज प्रीवियस ईयर के डिविडेंड अनाउंस हो रहा है और प्रीवियस ईयर में अरविंद के पास ये शेयर्स थे ना, तो इसके ऊपर तो डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस और नो? बिकॉज प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है और प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड जब अनाउंस हो रहा है तो जो प्रीवियस ईयर के शेयर्स थे उसी के ऊपर मिलेगा ना अरविंद के पास। तो अरविंद के पास प्रीवियस ईयर में कितने शेयर्स थे? 1500 शेयर्स थे, जो हमारे ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर में बने हुए हैं। तो इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा वो अरविंद रिसीव करेगा। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1500 शेयर्स, और डिविडेंड परसेंटेज में अनाउंस नहीं हुआ, यहाँ पे 3 रुपीज पर शेयर बोला है। तो अगर मैं 3 रुपीज पर शेयर कर दूं तो 1500 शेयर पे 4500 आ जाएगा, जो मिस्टर अरविंद रिसीव करेंगे। और देखो मैंने लिख के रखा है रेड पेन में, जब कभी भी डिविडेंड अनाउंस होगा और रिसीव करोगे तो कहाँ पे रिसीव करोगे? डिविडेंड कॉलम में, क्रेडिट साइड में ना। तो यहाँ पर नए अकाउंटिंग ईयर में 15 सितंबर 2012 को पैसा आया अरविंद के पास डिविडेंड का, है ना। अब नंबर ऑफ शेयर नहीं लिखेंगे, ये नंबर ऑफ शेयर का कॉलम कब यूज होता है? जब कभी भी सेल करेंगे तो यूज होगा। अब कॉस्ट में जाएंगे नहीं, बिकॉज डिविडेंड है तो डिविडेंड की कॉलम में जाके रिसीव करेंगे। कितना था? 4500 रुपीज का ये डिविडेंड रिसीव हुआ। अब आप लॉजिक समझ गए कि प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड अनाउंस हो रहा है और प्रीवियस ईयर में अरविंद के पास यही शेयर्स थे, 1500 शेयर्स, जो उसने जनवरी और फरवरी में खरीदे थे। अब जो करंट ईयर में शेयर परचेज किए हैं अरविंद ने सितंबर तक, क्योंकि हम लोग अब तक सितंबर तक ही पहुंचे ना, आगे का हमको पता ही नहीं है, और डिविडेंड सितंबर में ही अनाउंस हुआ है। तो सितंबर तक आप देखोगे तो यहाँ पर दो तरीके के शेयर्स आए हैं अरविंद के पास। एक तो जो उसने मई में परचेज किए हैं, और एक जो जुलाई में बोनस शेयर मिले हैं। अब जरा आप दिमाग लगाओ कि ये बोनस शेयर जो अनाउंस हुआ है वो तो प्रीवियस ईयर में था ही नहीं, और डिविडेंड प्रीवियस ईयर के लिए अनाउंस हो रहा है। तो जब बोनस शेयर उधर था ही नहीं, वो अभी न्यू बॉर्न है, तो उसके ऊपर तो कोई डिविडेंड मिलेगा नहीं। एक बात तो क्लियर हो गई। अब बचा परचेज। तो परचेज पे भी अरविंद को डिविडेंड मिलेगा, बट ये जो परचेज वाला डिविडेंड है वो अरविंद डिविडेंड कॉलम में नहीं दिखाएगा, बल्कि इसको एडजस्ट करेगा परचेज के अगेंस्ट। ऐसा क्यों है मैं समझाता हूं। आप जरा सोचिए कि डिविडेंड कौन से ईयर के लिए अनाउंस हुआ? 11-12 के लिए। और अरविंद ने कब परचेज किया ये शेयर्स? आपको मई में परचेज किया, करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में ये शेयर्स तो अरविंद के पास थे ही नहीं। जब अरविंद ने मई 20 को खरीदा तो कितने पे किए अरविंद ने? 22,000 रुपीज पे किए। अब अरविंद की जेब से 22,000 रुपए गए। अब डिविडेंड अनाउंस हुआ, तो डिविडेंड अनाउंस हुआ तो सारे शेयर्स पे मिलेगा एक्सेप्ट बोनस शेयर्स, है ना। बोनस शेयर्स तो न्यू बॉर्न है, अभी ही जस्ट थे, पिछले साल तो थे ही नहीं। बट ये शेयर्स थे किसी और के पास थे और आपने इस साल परचेज कर लिए। क्लियर? तो इसके ऊपर भी डिविडेंड आएगा आपको, बिकॉज पिछले साल ये शेयर्स एग्जिस्ट करते थे। 11-12 में ये शेयर एग्जिस्ट करते थे, बस आपके पास नहीं थे, अरविंद के पास नहीं थे, किसी और के पास थे। आप मतलब अरविंद, ओके। बट इस साल अरविंद के पास है, तो इस साल अरविंद को इसका डिविडेंड मिलेगा। कितना मिलेगा? 1000 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से अरविंद को 3000 रुपीज वापस आ जाएगा। अरविंद यहाँ पर 22 पे कर रहा है और 3000 रुपीज उसको वापस सितंबर में मिल जा रहा है। मई में यहाँ पर पे कर रहा है और सितंबर में वापस मिल जा रहा है। तो अरविंद के जेब से एक्चुअली कितना पैसे जा रहे हैं? 18,000, बिकॉज यहाँ पे 22 पे कर रहा है और 3000 वापस रिसीव कर लेगा। तो अरविंद के जेब से सिर्फ 18,000 जा रहा है। तो इसीलिए ये प्राइस हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये प्राइस मैं एडजस्ट नहीं करूँ 3000 रुपीज और डायरेक्टली रिसीव कर लूँ सिर्फ डिविडेंड की कॉलम में, तो ये परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज आप भी जानते हो 22 अरविंद पे कर रहा है और 3 वापस रिसीव कर रहा है ना, तो एग्जैक्टली 18 ही अरविंद पे कर रहा है। तो वो 18 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 3000 को एडजस्ट करना पड़ेगा। 22 का तो हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अकाउंट कहता है कि अभी इसमें से 3000 आपको माइनस करना है, तो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? अपोजिट रिकॉर्ड करोगे, है ना। आप मिटा तो नहीं सकते। तो जर्नल एंट्री में कैसा करते हैं एडजस्ट करने के लिए? हम लोग अपोजिट ट्रांजेक्शन देते हैं। तो 22 डेबिट में है, तो अभी इस 22 में से हमको 3 माइनस करना है, तो हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन करेंगे ना, यहाँ पर डिविडेंड को एडजस्ट करेंगे। ओके, अब पैसा ही था बैंक अकाउंट, डेट कौन सी आएगी? सेम 15 सितंबर की ही बात चल रही है। बट ये डिविडेंड एडजस्ट होगा, जैसे मैंने अभी बताया। क्यों एडजस्ट होगा?
परचेज प्राइस का एग्जैक्ट परचेज प्राइस बनाने के लिए आपने जो परचेज किया वो 22 पे किया है, पर 3000 रुपीज अरविंद को वापस रिसीव हो जाएगा, तो अरविंद के जेब से सिर्फ 18 जा रहा है, तो इसलिए 3000 हमको यहाँ पर क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर को नहीं यूज करेंगे, डिविडेंड की कॉलम में नहीं दिखाएंगे, बिकॉज इसको एडजस्ट करना है ना, तो एडजस्ट करने के लिए कहां पे दिखाएंगे, परचेज की कॉस्ट की कॉलम में। ओके, नट शेल में मैं कहूं अगर बहुत सिंपल शब्दों में कि ओपनिंग पे आप डिविडेंड रिसीव करोगे और जो भी आप परचेज कर रहे हो वो डिविडेंड आप क्या कर दोगे, एडजस्ट करोगे कौन सी कॉलम में, आपकी कॉस्ट की कॉलम में, क्रेडिट साइड की। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। अब आ गई हमारी यहाँ पे एक बार वर्किंग लिखा, वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पे भी नहीं लिखा था, वर्किंग नोट नंबर 1। अब हमने सितंबर तक कर लिया, अब नवंबर को राइट शेयर अनाउंस हो रहा है, तो राइट शेयर्स का भी हमको एक वर्किंग करना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, राइट शेयर्स। अब राइट शेयर सबसे पहले ढूंढने के लिए आपको ये पता करना पड़ता है कि जिस दिन राइट शेयर्स अनाउंस हुआ उस दिन आपके पास मींस अरविंद के पास कितने शेयर्स थे। तो पहले नंबर ऑफ शेयर हेल्ड आ जाएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट कि कितने खरीदे और कितने बेचे और बचे कितने, तो नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट माइनस क्रेडिट। अब ये ऊपर वाला अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो चुका है, तो आपको वो नहीं देखना है, ये देखना है। अगर आप ये देखोगे तो डेबिट में 5000 शेयर्स बता रहे हैं, 1500 ओपनिंग था, 1000 खरीदा और 2500 बोनस शेयर्स मिला। मींस जिस दिन राइट शेयर्स अनाउंस हुआ उस दिन डेबिट साइड में 5000 शेयर्स थे और कोई शेयर्स बेचा क्या, नहीं बेचा, तो यहाँ पे नील आ जाएगा। तो जिस दिन राइट शेयर अनाउंस हुआ उस दिन अरविंद के पास कितने ओल्ड शेयर्स थे, 5000 शेयर्स ऑलरेडी थे, ओल्ड शेयर्स थे, जिसका कंपोजिशन आपको यहां पर पता है। ओके, अब दूसरा स्टेप आता है रेशियो का। जैसे मैंने कहा कि हर बार आपको बोनस शेयर रेशियो में अनाउंस होता है, तो रेशियो हमेशा एनओ होता है। एनओ का मतलब होता है न्यू और ओल्ड, जो पहला दिया होता है वो न्यू होता है और दूसरा दिया होता है वो ओल्ड होता है। तो देखो आपको रेशियो में क्या बोला है, आपको कहता है कि 12 नवंबर 2012 को कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, है ना, और उसमें कह रहे हैं कि इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर्स फॉर 5 शेयर्स हेल्ड, और आपको पेमेंट कितना करना है, 20 पर शेयर। फ्री में तो नहीं मिलते राइट शेयर्स, खाली बस ये होता है कि आपको पहला मौका मिलता है एज अ शेयर होल्डर कि आप ये शेयर्स खरीदो। तो 1:5 का रेशियो है, कहता है कि आपको नए शेयर 1 मिलेगा अगर आपके पास जूने 5 शेयर है। तो मिस्टर अरविंद के पास जूने शेयर कितने हैं, 5000 शेयर है, तो ओल्ड के नीचे रख दिया, तो नए कितने मिलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, कैसे होगा, 5000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आ जाएगा 1000। मीन्स 5 पे अगर 1 तो 5000 पे कितना, तो 1000 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, राइट शेयर्स अलॉट हो रहे हैं किसको, अरविंद को। बट क्या पूरे ये 1000 शेयर्स अरविंद ने खरीद लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आगे क्या क्वेश्चन बोलता है, बोलता है ही सब्सक्राइब टू 60% ऑफ द शेयर्स एंड रिनाउंस द रिमेनिंग शेयर्स ऑन द रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। कहता है कि इसमें से 60% शेयर्स अरविंद ने सब्सक्राइब कर लिए, है ना। अब सब्सक्राइब का मतलब है खरीद लिया अरविंद ने 60%, तो 600 शेयर्स आ गए, और रिमेनिंग 40% उसने ट्रांसफर कर दिए, रिनाउंस कर दिए। ओके, रिमेनिंग 40% शेयर्स हो जाएंगे, दैट इज 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर प्रीमियम पे दे दिया, और यहाँ पे खरीदा कितने पे, एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। ओके, यहाँ पे 3 पर शेयर पे बेच दिया किसी और को, और बाकी 60% उसने खरीद लिया। अब पहले मैं खरीदने की बात करता हूं कि 1000 राइट शेयर अनाउंस हुआ, अरविंद को अलॉट हुआ, अरविंद 1000 नहीं खरीद के 60% सब्सक्राइब किया। अब परचेज किया है तो नॉर्मली परचेज की तरह दिखाएंगे, यहां पर डेबिट में डेट क्या थी राइट शेयर्स की, 12 नवंबर, तो यहाँ पे 12 नवंबर 2012 टू बैंक अकाउंट, बिकॉज पैसा तो डेफिनेटली गया। कितने शेयर परचेज किए, 600 शेयर्स
एट द रेट ऑफ ₹20। देखिए ना, डेट डाल दिया, टू बैंक अकाउंट 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। तो अरविंद ने यहाँ पर 600 राइट शेयर्स खरीदे, डिविडेंड में कुछ नहीं आएगा, और कितना अमाउंट हो रहा है, 12,000 अमाउंट हो रहा है जो अरविंद ने पे किया होगा राइट शेयर्स के लिए। वर्किंग नोट नंबर 2 से आया ये पॉइंट। अब बात करते हैं ये 40% का क्या होगा। देखो, अरविंद को शेयर्स के राइट्स मिल रहे हैं कि आप खरीद सकते हो। अरविंद ने ये राइट्स किसी और को सेल कर दिए, तो ये राइट सेल कर दिया है अरविंद ने, किसी और को ट्रांसफर कर दिया ₹3 के लिए पर राइट्स। तो अरविंद को ₹3 के हिसाब से यहाँ पे 12,000 रुपीज तो मिले होंगे पैसे, बट अरविंद यहाँ पर नहीं दिखाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा। आप बोलोगे क्यों? अरविंद ने शेयर्स नहीं बेचे, राइट्स बेचे हैं, क्योंकि शेयर खरीदने के बाद बेचेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड आता है। ये तो अभी अरविंद को 1,000 अनाउंस हुआ, राइट्स मिले, बट अरविंद ने कितना सिर्फ खरीदा, 600 शेयर्स ही आउट ऑफ खरीदा, 60%, बाकी किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई है 40% की, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में क्यों आएगा? बिकॉज वो कभी परचेज ही नहीं हुआ ना शेयर, ये तो राइट्स है, किसी राइट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया किसी और को, तो इसका कोई रिकॉर्ड यहाँ पर आने वाला नहीं है। इसका रिकॉर्ड कहाँ पर आएगा? अगर सब में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला होता तो आता, समझे? तो इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं आने वाला। अब आगे बढ़ते, बिकॉज हमने इसका तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर लिया, और इसका तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाने नहीं बोला है। अब उसके बाद देखो, तो 7वीं ट्रांजैक्शन के बाद 8वीं ट्रांजैक्शन है सोल्ड की। अब बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखिए। इसको इरेज कर लेता हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 3 सोल्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या चाहिए आपको सोल्ड की ट्रांजैक्शन के लिए? सबसे पहला नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। कितने नंबर बेचे आपने शेयर्स के? तो देखो, आपको कह रहा है आपको कि आपने 1,500 शेयर्स बेचे 2012 को, दिसंबर को, 20 दिसंबर को। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर आपने 1,500 सेल किए। अब आ जाएगा सेल वैल्यू कि बेचे कितने में। तो 1,500 शेयर्स बेचे और एक शेयर आपने बेचा 22 रुपीज का, तो 1,500 इंटू 22 कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 22 रुपीज का एक शेयर था, तो यहां पर आ जाएगा 33,000 रुपीज आपने रिसीव किए। अब देखो, जब कभी भी सेल करोगे तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए हमको जानना है कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए देखो, ये जो सेल वैल्यू होती है ना, उसी को हम कॉस्ट वैल्यू भी कहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इजी पड़े। सेल वैल्यू को ही हम लोग कॉस्ट वैल्यू भी कहते हैं। यहाँ पर कैसे ढूंढा? 1,500 शेयर इंटू 22 रुपीज पर शेयर, है ना? ये सेल वैल्यू को हम लोग कॉस्ट वैल्यू भी कहते हैं। ओके, अब हमको क्या ढूंढना है? प्रॉफिट और लॉस। तीसरा स्टेप आएगा, हमको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है। या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप आपको परचेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, सुनिए। आपने कितने शेयर बेचे? 1,500। कितने वैल्यू पे बेचे? 33,000 पर। अब ये तो सेल वैल्यू हो गई, बट आपको पता नहीं है कि ये सेल करने के बाद आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए क्या पता करना चाहिए? पहले तो मैंने कितने, ये जो 1,500 शेयर थे मैंने कितने में खरीदे थे। अगर मुझे ये मिल जाए कि 1,500 शेयर मैंने कितने में खरीदे थे और सामने बेचने वाला वैल्यू मिल जाए, तो मैं माइनस करके पता कर लूंगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, अगर मैंने 20 रुपए में बेचा है, मुझे मालूम है कि सेल 20 है, बट मालूम पड़ जाए कि 15 रुपए में खरीदा था, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 5 रुपए होगा। बट ये पता तो चाहिए ना कि कितने में खरीदा था, परचेज कितने में किया था। तो बस वही कर रहे हैं यहाँ पर। सेल तो पता चल गया, क्वेश्चन ने बता दिया कि 22 का बेचा, 1,500 शेयर बेच दिया, बट ये 1,500 शेयर खरीदा कितने में था वो नहीं पता। और यहाँ पर आप बोल नहीं सकते कि ये वाला ही 1,500 शेयर बेचा होगा। आपको नहीं पता है कि कौन सा 1,500 शेयर बेचा, बिकॉज सारे शेयर मिक्स हो जाते हैं, एवरेज हो जाते हैं वो। तो इसीलिए आपको यहाँ पर परचेज वैल्यू निकालने के लिए एवरेज कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आपका इंफॉर्मेशन नंबर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में तीसरा पॉइंट कह रहा है
कि शेयर्स आर टू बी वेटेड वैल्यूड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस। मीन्स कैसे देखो परचेस वैल्यू निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। ये परचेज वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। कितने शेयर्स का वैल्यू था और कितने शेयर्स का वैल्यू बेच दिया आपने, कॉस्ट वैल्यू, कॉस्ट कॉलम है ना ये। तो आपने जो शेयर्स आपके पास थे उसका वैल्यू कितना था और आपने जो बेच दिया उसका कॉस्ट वैल्यू कितना था, वो डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो आपको एग्जैक्ट नेट वैल्यू मालूम पड़ जाएगा कितने शेयर्स आपके पास है, इतने वैल्यू के शेयर खरीदे थे, इतने वैल्यू के शेयर बेच दिए। अब डिवाइड में आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर, इतने शेयर्स थे और इतने शेयर्स बेच दिए। फिर जो भी नेट बैलेंस आएगा उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कि आपने एग्जैक्टली जो 1500 शेयर्स कितने में खरीदे थे। चलो देखते हैं। तो पहले डेबिट में कॉस्ट कितना है जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 34,500 डेबिट का कॉस्ट है ना, प्लस 22,000 प्लस 12,000, तो यहां पर आ रहा है 68,500। ओके, डेबिट का कॉलम। अब कॉस्ट की कॉलम लेंगे क्रेडिट वाली, तो यहां पे 3,000 है। अब नंबर ऑफ डिबेंचर डिवाइड में आ रहा है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, डिबेंचर बोल रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पर हो गया हमारे पास 5,600, इन सबका टोटल करोगे आप तो 5,600 शेयर्स है। उसमें से आपने सोल्ड कितने कर दिए, 0, कुछ भी सोल्ड नहीं किया ना अब तक, नंबर ऑफ शेयर्स में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड में नील, डेबिट माइनस क्रेडिट ना, मल्टीप्लाई बाय सोल्ड। अगर आप सोल्ड कितने कर रहे हो, 1,500 शेयर्स। अब आप इसका पहले तो ये 68,500 माइनस 3,000 कर लोगे। ओके, अब आपको वैल्यू मिलेगा 65,500। अब डिवाइड बाय 5,600, बिकॉज यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो डिवाइड बाय 5,600। अब जो भी आपको वैल्यू आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1,500 से, तो यहां पर वैल्यू आ रहा है 17,544.6, तो 0.6 आ रहा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे कहूंगा 17,545 रुपीज में मैंने ये शेयर्स खरीदे थे। 1,500 शेयर्स जो मैं आज बेच रहा हूं उसको मैंने खरीदा कितने में था, 17,545 में। कैसे निकाला, जो डेबिट का कॉस्ट था, ये अकाउंटिंग ईयर तो क्लोज हो चुका था, उसको इग्नोर करेंगे, ये वाला ना, वो लिया, क्रेडिट का कॉस्ट लिया, माइनस किया, डिवीजन में नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट के माइनस क्रेडिट के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। तो अब सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज आप सेल कितने में कर रहे हो, 33,000 में। कितने में खरीदा था, 17,545, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से। ओके, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है देख लेते हैं। 33,000 माइनस 17,545, तो 15,455 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। न समझे तो सिंपल सी बात है, आप ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू को माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, कॉमन सेंस है। 33,000 में बेचा, खरीदा कितने में था, 17,545 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15,455 का। अब इसको पोस्टिंग कर दे, तो पोस्टिंग बड़ी सिंपल है। सेल कहां पे पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड में, यहां पे पोस्ट करेंगे। डेट कौन सी थी ये, हाँ 20 दिसंबर 2012, बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज पैसा गया होगा, वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाएगी। कितने नंबर ऑफ शेयर सोल्ड किए, 1,500। डिविडेंड तो कुछ नहीं था इसके अंदर, है ना, इसमें नहीं रहता है, वो शेयर्स में डिबेंचर्स में इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पे डिविडेंड सिर्फ डिविडेंड की डेट पर आता है, बाकी सब जगह डैश आता है। ओके, और आपका कितने का सेल वैल्यू था, सेल वैल्यू मतलब कॉस्ट वैल्यू। देखो मैंने कॉस्ट वैल्यू इसलिए लिखा ताकि आप ये कॉस्ट कॉलम में पहचान सको कि ये सेल वैल्यू डालना है आपको। ओके, 33,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर आपको ये परचेज वैल्यू लिखनी नहीं है कहीं पे भी, बिकॉज हमारी ट्रांजेक्शन कौन सी है, सोल्ड की है, तो हम लोग सोल्ड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये परचेज क्यों ढूंढा हमने,
ताकि हम प्रॉफिट और लॉस जान सके। तो ये परचेज का कोई यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं आता है, हाँ, बट जो रिजल्ट आया मतलब जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो तो लिखना पड़ेगा ना। हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। देखो रेड में मैंने लिख के रखा है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे, डेट डाल देंगे 20 दिसंबर 2012 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट हो रहा है कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3 से आया। नंबर में कुछ नहीं होगा। नंबर कब यूज करते हैं, जब हम कोई डिबेंचर परचेज करते हैं, परचेज की ट्रांजैक्शन होती है ना, तो अदरवाइज नहीं यूज करते। ओके, डिविडेंड में कुछ नहीं आएगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 15,455 का प्रॉफिट हुआ, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट फरवरी का एक सोल्ड बाकी है और उसके बाद हमारा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वो जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं। सेम वर्किंग होगा, सब कुछ सेम, फिर भी मैं मिटा देता हूं। ओके, ताकि आपको रिफ्रेश, एक पूरा फ्रेश वापस समझने मिल जाए। अब सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 4 लिख देंगे। कौन सी ट्रांजैक्शन है, सोल्ड की। सबसे पहले क्या, अभी आपने देखा, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए कितने शेयर सोल्ड किए आपने, 1000 शेयर फर्स्ट फरवरी को, 24 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 1000 है। अब आ जाएगा इसका सेल वैल्यू, जिसको मैं कॉस्ट वैल्यू भी कहता हूं। आप समझ रहे हो कि मैं कॉस्ट क्यों लिखता हूं इधर, ताकि ये तुरंत पहचान में आए कि जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे लिखना है कॉस्ट में, समझे। 1000 शेयर्स और 24 रुपीज पर शेयर था, तो 24,000 रुपीज आपने पे की, आपने रिसीव किए होंगे सेल करके। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस, बिकॉज जब जब आप सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आपको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना पड़ता है। परचेज करने के बाद सेल किया तो ये तो मालूम होना चाहिए ना, तो ये परचेज और सेल में हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो सेल वैल्यू तो मालूम है कि 24,000 पे बेचा, बट ये नहीं मालूम है कि जो 1000 डिबेंचर थे ये कितने शेयर थे, ये कितने में खरीदे थे। जो ये 1000 शेयर थे वो कितने में खरीदे थे हमको नहीं पता है। तो अब भी मैंने बताया कि हमको इसको वेटेज मेथड से ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो ये 1000 डिबेंचर की मैं परचेज वैल्यू ढूंढ रहा हूं। तो परचेज वैल्यू सिंपल कैसे आएगी, अब भी बताया मैंने फॉर्मूला, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट, नंबर ऑफ शेयर्स डेबिट माइनस क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, है ना। तो कॉस्ट की कॉलम का टोटल कर लें डेबिट का, ये कॉस्ट की कॉलम है डेबिट साइड वाली, पहले इसका, क्योंकि पहले कॉस्ट बोल रहे हैं ना। तो चलो कर लेते हैं। हाँ, कितना था पहला, 34,500, देन 22,000, देन 12,000 और प्लस 15,455। तो यहां पर टोटल आ रहा है 83,955 डेबिट का। अभी क्रेडिट का टोटल ले लें, तो क्रेडिट का 36,000 आ रहा है ना दोनों का टोटल, तो माइनस में 36,000। अब डिवीजन में आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो रहे थे हमारे, 5,600 हो रहे थे ना सारे मिला के, और यहां पर इस बार है 1,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। तो पहले आपको फर्स्ट वाले में से मिल जाएगा कितने शेयर सोल्ड किए, 1000। अब क्या कर लेंगे, 83,955 में से माइनस कर लेंगे 36,000 को, तो आपको 47,955 आंसर मिल रहा है। अब उसको माइनस कर दे, अब उसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों की रिजल्ट से, मतलब 5,600 माइनस 1,500, तो आपको मिलेगा कितना, 4,100। अब वो 4,100 आप डिवाइड कर दोगे, जो आपको ऊपर आंसर मिला था, ऊपर कितना आंसर मिला था, 47,955 को आप डिवाइड कर दोगे 4,100 से, दो 5,600 माइनस 1,500 का आंसर कितना आएगा, 4,100। ओके, तो डिवाइड कर देंगे 4,100 से,
अब जो भी आंसर आपको आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 शेयर से। सो आंसर आ रहा है 11,696.34। तो 34 है तो हम इग्नोर करेंगे, 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड ऑफ करते हैं। ओके, तो 11,696। तो इसका रिजल्ट आ रहा है 11,696 रुपीज में हमने ये शेयर्स परचेज किए थे। देखो बेचा कितने में, 24,000 में, और ये 1000 शेयर्स हमने कितने में परचेज किए थे, 11,696 में। तो जब मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा तो हमको प्रॉफिट ही हो रहा है, बिकॉज मैंने सेल किया 24,000 में और मैंने खरीदा कितने में था, 11,960 में। तो आइए देखते हैं, 24,000 मैंने सेल किया माइनस 11,696, तो मुझे 12,307 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों ट्रांजेक्शन में मुझे प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी हर बार सेल वैल्यू ज़्यादा है मेरी परचेज वैल्यू से। अब क्या कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। तो सेल कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में ना। तो डेट डाल देंगे 1 फरवरी 2013, बिकॉज अकाउंटिंग ईयर चेंज हो गया ना दिसंबर के बाद। बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 4, कितने शेयर सेल किए, 1000 शेयर्स। अब डिविडेंड में तो कुछ नहीं आएगा। अब सेल वैल्यू मतलब एक कॉस्ट वैल्यू में कौन सी जाएगी, सेल वैल्यू जाएगी ना, 24,000। अब उसके बाद ये परचेज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना, बिकॉज ट्रांजेक्शन सेल की थी ना। ये तो परचेज हमने इसलिए ढूंढा ताकि हमको पता चल जाए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस कितना हुआ। अब हमको ये ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। सेम डेट डाल देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग नोट नंबर 4, नंबर में कुछ नहीं आएगा ना, डिविडेंड में कहाँ पर आएगा, कॉस्ट में। बिकॉज नंबर कब यूज करेंगे, जब हम कुछ यहाँ पे परचेज करेंगे तब ना, और क्रेडिट वाला नंबर कब यूज करेंगे, जब सेल करेंगे तब। ओके, अदरवाइज यूज नहीं करना है उस नंबर ऑफ शेयर्स को। तो डेट 1 फरवरी 2013, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 4 डैश डैश, और यहाँ पर आ रहा है 12,307 रुपीज का प्रॉफिट। तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया पूरा। अब सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई, 9वीं वाली भी। अब लास्ट में 10 को क्लोज करना है। तो क्लोज सबसे पहले कौन सा करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, बड़ा सिंपल है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 5,600। और यहाँ पर अगर नंबर ऑफ डिबेंचर को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2,500। मीन 5,600 परचेज किया, 2,500 सेल किया। बड़ा बैलेंस कौन सा है, 5,600, दोनों तरफ आ जाएगा। माइनस करेंगे तो आपके पास कितने शेयर अभी भी बचे हुए हैं, 2,100 शेयर्स बचे हुए हैं। करेक्ट, आपने परचेज इतने किए थे, सेल 2,500 कर चुके हो, तो माइनस किए तो 2,100 अभी भी बचे हुए हैं। इसको मैं क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2013 को हम लोग क्लोज कर रहे हैं ना। अब डिविडेंड की कॉलम क्लोज कर देंगे। तो डिविडेंड की कॉलम में यहाँ पे तो जीरो बैलेंस है, यहाँ पे है 4,500, तो 4,500 दोनों तरफ आ जाएगा। और छोटा बैलेंस माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो वापस बैलेंसिंग में 4,500 आ जाएगा। और ये डिविडेंड कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। ओके, तो यहाँ पे डेट डाल देंगे 31 मार्च 2013 को डिविडेंड हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखिए, समझे। अब लास्ट कॉस्ट कॉलम को टोटल करके हम उसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है ना, नहीं तो हमको कंपेयर करके फिर छोटा वाला वैल्यू लेना होता, बट ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। तो चुपचाप कॉस्ट कॉलम को क्लोज करेंगे, बड़ा बैलेंस दोनों तरफ, छोटा बैलेंस माइनस। 100% बड़ा बैलेंस डेबिट में है। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होता है। तो सबसे पहला हमारे पास इन सब का टोटल, ये सब का ओके 34,500 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 15,455 प्लस 12,307 हो रहा है 96,262। 96,262 डेबिट का टोटल हो रहा है।
अब क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं हम लोग, 3000 और ये 36,000 हो रहा था, 36,000 में 4 डाल दो तो हो गया 60,000। ओके, यहाँ पर टोटल आ रहा है 60,000 इन सब का टोटल। ओके, इन सब का टोटल आ रहा है 60,000। बताओ बड़ा बैलेंस कौन सा है? यहीं पर बड़ा बैलेंस है ना, 96,262 दोनों तरफ चला जाएगा। अब छोटा बैलेंस माइनस कर दे तो हमको बैलेंसिंग मिल जाएगा। तो 96,262 माइनस 60,000, 36,262, करेक्ट। मीन्स आपके पास जब आप अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे थे तो 2,100 शेयर्स था और उसकी वैल्यू क्या थी? 36,262 रुपीज। यहाँ पर हमारा सम कंप्लीट होता है।